नमस्कार। जब आप किसी व्यक्ति के साथ तर्क के साथ बातचीत करते हैं तब वो शास्त्रार्थ होता है। इसमें हमेशा कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव निकलने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब आप किसी के साथ बगैर किसी तर्क के लगातार बातचीत करते हैं तो वो एक बहस सी हो जाती है जिसमें कुछ भी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव नहीं निकलता है। जब शास्त्रार्थ होता है तो कभी कभी आपको सामने वाले की बातों से सहमत भी होना पड़ता है, सही बातों पर सहमत भी होना पड़ता है। पर बहस में हमेशा सामने वाले के सही पॉइंट को भी आदमी काटने की सोचता है, हर बात पे असहमत होने की चेष्टा करता है। तो इसमें बेहतर यही होता है कि आप उस बहस को छोड़कर वहां से निकल जाएं। समझदारी इसी में है। तो इसी पर एक व्यंग है, असहमत। तो चलिए शुरू करते हैं। असहमत ये सिर्फ दो आदमियों की बातचीत है। भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ सुना तो। शम में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए जरूरी है। अरे क्या खाक जरूरी है? जहां वे लड़े वहां लड़ना चाहिए, हर कहीं घुसना चाहिए। हाँ उधर नहीं बढ़ना था, मगर मैं कहता हूं क्यों नहीं बढ़ना था। उधर से दबाव पड़ेगा तो इधर तुम्हारे बाप रोक सकते हैं उन्हें। हाँ फिर तो उधर बढ़ना ठीक ही हुआ। ठीक हुआ? ठीक हुआ? कुछ समझते भी हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध, हमला। हाँ जी, ये तो हमला जैसा ही हो गया। मगर मैं कहता हूं कि जो इसे हमला कहता है वो बेवकूफ है। हम जो हमले का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े हैं। हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं। इस दृष्टि से तो हमारा बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई हुआ। मगर सुरक्षात्मक कार्रवाई कहकर तुम दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। जो हुआ है वो सबको दिख रहा है। हाँ विल्सन ने तो ऐसा कुछ कहा भी है कि तुम विल्सन के कहने की परवाह क्यों करते हो? तो जो मैं सही दिखे करो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। जो देश के हित में हो वही हमें करना चाहिए। देश हित की बात करते हो, देश हित कोई समझता भी है? सिर्फ देश हित देखोगे या अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखोगे? जी जी आप ठीक कहते हो। आज की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखना भी जरूरी है। मगर मैं कहता हूं अंतरराष्ट्रीय रुखी देखते रहोगे या देश के भले की भी सोचोगे? अंतरराष्ट्रीयता की धुन में ही तुम लोगों ने देश को गारत कर रखा। इस बातचीत में जो लगातार सहमत होने की कोशिश करता रहा वो मैं हूं। मैं उससे बहस नहीं करता, मतभेद जाहिर नहीं करता, सिर्फ सहमत होना चाहता हूं। पर वो सहमत नहीं होने देता। वो कभी किसी को सहमत नहीं होने देता। अगर कोई सहमत होने लगता है तो वो झट असहमति पर पहुंच जाता है। सहमति से भी वो नाराज होता है और असहमति से भी। पर असहमति का विस्फोट बड़ा भयंकर होता है, इसलिए मैं सहमत होते होते निकल जाता हूँ। जैसे आंधे आने पर आदमी जमीन पर लेट जाता है। उसने मेरी तरफ देखा, मैं कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ देखने लगा, वो खिसियाया, कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है। खींचा, कैसे बेईमान लोग हैं। क्रोधित हुआ, सबको देखूंगा। फिर तना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ढीला हुआ, कैसा दुर्भाग्य। दुखी हुआ, ऐसे कोई चलती है, मेरी नहीं चलती। मन में फिर तनाव आया, वो उंगलियों के कटाव गिनता हुआ जल्दी जल्दी चला गया। सारी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं सही हूं। ये असहाय बहुत दुख देता है। ये एहसास बहुत दुख देता है। इस एहसास में आगे अपेक्षा होती है कि मुझे सही होने का श्रेय मिले, मान्यता मिले, कीमत भी मिले। दुनिया को इतनी फुर्सत होती नहीं है कि वो किसी कोने में बैठे उस आदमी को मान्यता देती ही जाए जो सिर्फ अपने को ही हमेशा सही मानता है। उसकी अवहेलना होती है। अब सही आदमी क्या करे? वो सबसे नफरत करता है, खींचा रहता है, दुख भरे तनाव में दिन गुजारता है। इसकी दुनिया में इसी तरह की लड़ाई है। पर वो मुझसे ही क्यों उलझता है? हर बार मुझे गलत सिद्ध क्यों करता है? बात यह है कि पूरी दुनिया से एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। दुनिया के हजारों मोर्चे हैं और करोड़ों लड़ने वाले हैं। मगर दो देशों की लड़ाई में पूरे देश आपस में नहीं लड़ते। सिपाही से सिपाही लड़ता है। लड़ने के मामले में सिपाही देश का प्रतिनिधि होता है। उन कुछ लोगों को जिनसे उसकी अक्सर भेंट होती है उसने दुनिया का प्रतिनिधि मान लिया। इनमें भी सबसे ज्यादा मुलाकात मुझसे होती है, इसलिए इन कुछ का प्रतिनिधि मैं हुआ। इस तरह दुनिया का प्रतिनिधि मैं बन गया। मुझे गलत बताता है तो दुनिया गलत होती है। मुझे गाली देता है तो दुनिया को गाली लगती है। मुझ पर नाराज होता है तो दुनिया पर नाराजगी जाहिर होती है। मैं दबता हूं तो दुनिया को दबा देने का सुख उसे मिलता है। सारी दुनिया की तरफ से इस मोर्चे पर मैं खड़ा हूं और पिट रहा हूं। वो मुझसे नफरत करता है मगर मुझे ढूंढता है। कुछ दिन नहीं मिलूं तो वो परेशान होता है। जिससे नफरत है उससे मिलने की इतनी ललक प्रेम संबंध में भी नहीं होती।
मुझसे मिलकर, मुझे गलत बताकर, मुझ पर खींचकर और मुझे दबाकर जो सुख उसे मिलता है, उसके लिए वो मुझे तलाशता है। विश्व विजय के गौरव और संतोष के लिए योद्धा दुनिया भर की खाक छानते थे। वो कुल 4-5 मील सड़कों पर मुझे खोजता है, तो दुनिया को जीतने के लिए कोई ज्यादा नहीं चलता। अगर सारी दुनिया गलत और वो सही है, तो मैं गलत हूं और वो सही है। मैं पहले उससे असहमत भी हो जाता था, तब वो भयंकर रूप से फूट पड़ता था। उसे गलत माने जाने पर गुस्सा आता है, वो लड़ बैठता था, गाली गलौज करने लगता था। मैंने सहमत होने की नीति अपनाई। मैं सहमत होता हूं तो वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं और दुनिया दोनों सही हो। दुनिया सही हो ही नहीं सकती। वो झट ठीक उल्टी बात कहकर असहमत हो जाता है। तब वो एकमात्र सही आदमी और दुनिया गलत हो जाती है। मैं फिर सहमत हो जाता हूँ, तो वह फिर इस पर बात पर आ जाता है जिसे वो खुद काट चुका है। जैसे कि वो कहेगा, बहुत भ्रष्टाचार फैला है। मैं कहूंगा, हाँ बहुत फैला है। तो वो कहेगा, लोग हल्ला ज्यादा मचाते हैं, इतना भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ तो सब सियार हैं। एक ने कहा भ्रष्टाचार, तो सब कोरस में चिल्लाने लगे भ्रष्टाचार। मैं कहूंगा, हाँ मुझे भी लगता है लोग भ्रष्टाचार पर हल्ला ज्यादा करते हैं, ज्यादा ही उड़ाते हैं। फिर वो कहेगा, मगर बिना कारण लोग हल्ला क्यों मचाएंगे जी? लोग तो तभी हल्ला करते हैं जब कुछ हो, है? बगैर आग के धुआं निकलता है क्या? लोग पागल थोड़े ही हैं। मैंने कहता कि हाँ सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट तो है। तो वो कहेगा, सरकारी कर्मचारी को क्यों दोष देते हो? उन्हें तो हम भी भ्रष्ट करते हैं। तो वो कहेगा, हाँ जनता खुद घूस देती है तो वो लेते हैं। अरे जनता क्या जबरदस्ती उनके गले में नोट ठूसती है? वे भ्रष्ट ना हो तो जनता क्यों दे? कोई घटना होती है तो उसके बारे में एक दृष्टिकोण बना लेता है और उसके उल्टा दृष्टिकोण पहले ही मन में हमारे ऊपर मर देता है। फिर वो हमसे उस आरोपित दृष्टिकोण के लिए नफरत करता है। नफरत इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो उस घटना के लिए जिम्मेदार भी हमें ही मान लेता है। चीन ने भारत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया तो उसे लगा जैसे अल्टीमेटम हमने दिया हो। बस्तर में आदिवासियों पर गोली हमने ही चलाई। रोडेशिया में गोरी तानाशाही कायम हो गई तो उसे लगा जैसे हमने ही यहाँ स्मिथ की सरकार बनवा दी हो। वियतनाम पर अमेरिकी बमबारी फिर शुरू हो गई तो उसने मान लिया कि हमने ही बम वर्षा का हुक्म दिया। कुछ दिन वो खूब भन्नाता रहा, मिला नहीं। एक दिन वो मिल गया, ऐसे मिला जैसे युद्ध अपराधियों से मिल रहा हो। मिलते ही फूट पड़ा, तुम्हारे अमेरिका ने फिर बम बरसाना शुरू कर दिया। उसने ऐसे देखा जैसे पुलिस हत्यारे को देखती है। हमने कहा, हाँ हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ, इससे क्रांति की आशा फिर नष्ट हो गई। वो एक क्षण को सहम गया। वो कई दिनों से हमें बमबारी का समर्थक मानकर हमसे नफरत कर रहा था, मगर हम तो बमबारी की निंदा कर रहे थे। अब वो क्या रुख अपनाएंगे? उसे संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी। खींचकर बोला, शांति? व्हाट डू यू मीन बाय शांति? ये शब्द झूठा है। सब साले शांति की बात करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। हम चुप। उसे संतोष नहीं हुआ। उसे साख रुख अपना लिया। कह दिया, बुरा किया, बुरा किया। क्या बुरा किया है? उत्तर से दक्षिण में फौज आती है और चीनी हथियार आते हैं, उसके ठिकाने पर बम गिराए बिना कैसे काम चलेगा? हाँ इस दृष्टि से तो बमबारी ठीक ही मालूम होती है। क्या बमबारी ठीक मालूम होती है? क्यों ठीक है? नागरिक क्षेत्रों पर बम बरसाना ठीक है? ये कहते शर्म आनी चाहिए। हाँ बात सही है आपकी, नागरिक क्षेत्र पर अलबत्ता बम नहीं गिराने चाहिए। वो कहेगा, मैं कहता हूँ कहीं भी क्यों गिराना चाहिए? अमेरिका को क्या हक है इधर आने का? ये उसके राज्य का हिस्सा नहीं है। आप ठीक कहते हो। एशिया में अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मगर बहुत से बेवकूफ इस नारे को बिना समझे लगाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इधर चीन बैठा है जो सबको निगल जाएगा। हम चुप हो गए। वो कुछ भुनभुनाता रहा, फिर झटके से उठा और उंगलियों के कटाव गिनता हुआ फुर्ती से चला गया। गोरे और सुडौल इस जवान की कपाल पर 3 रेखाएं खिंची रहती, हमेशा तनाव में रहता है। नौकरी उसकी साधारण है, एक कॉलेज में पढ़ाता है। कॉलेज से नफरत करता है, लौटता है तो जैसे पाप करके लौट रहा हो। प्रिंसिपल से, साथियों से, विद्यार्थियों से नफरत करता है। बगीचे के खिले फूलों से भी उसे नफरत है। मकान मालिक से इसलिए नाराज है कि मकान उसका है। नगर पालिका से सड़क के लिए नाराज है। नाले से मच्छरों के लिए नाराज है। दुनिया से क्यों नाराज है ठीक वो ही नहीं जानता। मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ। शुरू में ही उसने दुनिया से कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली होगी। बहुत से नौजवान मौजूदा हालातों के संदर्भ में महत्वाकांक्षा नहीं बनाते, वो अनुपात से ज्यादा हो जाती है। बहुत से तो अपने पिता के जमाने के संदर्भ में महत्वाकांक्षा बना लेते हैं। पिता के जमाने में हम एमए पास प्रोफेसर हो जाता था, अब नहीं होता। मगर इस संदर्भ में जो एमए होकर प्रोफेसर बनने का तय कर लेता है वो अक्सर निराश होता है। महत्वाकांक्षा के कारण वो स्कूल की नौकरी भी नहीं करता, बेकार रहता है, घुटता है। इस आदमी ने भी जवानी के शुरू में तय कर लिया होगा कि मुझे दुनिया से इतना मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। इस हिसाब से कहीं वो गड़बड़ कर गया होगा। उसने योग्यता के हिसाब से महत्वाकांक्षा नहीं बनाई। अपने मूल्य निर्धारण से वो ज्यादा उदार हो गया। उसने शुरू में ही विशिष्टता से अपने को मंडित कर लिया।
साधारण से विशिष्ट बनने की जरूरत उसने नहीं समझी। उसने मौजूदा जमाने की स्पर्धा, पक्षपात और चतुरता को भी नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज में पढ़ाना चाहता था तब उसे स्कूल मास्टरी करनी पड़ी। विश्वविद्यालय में जाना चाहता था तब इस घटिया कॉलेज में नौकरी मिली। उसने मान लिया कि दुनिया ने उसकी कीमत नहीं की और सिर्फ उसी के साथ अन्याय किए। वो आसपास आगे बढ़ते हुए तुच्छ लोगों की भीड़ देखता है और सबसे नफरत करता है। उसका व्यक्तित्व टूटता है। वो उसे जैसे तैसे समेटकर दुनिया के सामने चुनौती देकर खड़ा होता है। स्थायी असहमति उसका अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न है। इससे वो विशिष्ट बने रहने की कोशिश करता है, क्योंकि विशिष्ट हुए बिना वो जी नहीं सकता। एक बार ही मैंने उसे सहमत होते पाया है। उसने केंद्रीय सरकार में किसी बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया था। वो उसे नहीं मिली। मुझे मिला तो मैंने पूछा। उसने कहा नहीं मिली। मैं डर रहा था कि कहीं इसने उसके लिए मुझे ही जिम्मेदार न मान लिया, पर उसकी आंखों में ऐसा आरोप भाव नहीं था। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आजकल पक्षपात बहुत चलता है। वो सहमत हो गया। बोला ठीक कहते हो, ऊपर के लोग अपने को अच्छी जगहों पर फिट करते हैं। मैंने कहा और योग्य आदमियों की अवहेलना होती है। उसने कहा हाँ, और नालायक ऊंचे पदों पर बिठाए जाते हैं। मैंने कहा तभी तो सब जगह स्तर गिर रहा है। उसने कहा अरे भाई, स्तर तो कुछ नहीं रहा। मैंने कहा पता नहीं कब तक ये अंधेर चलेगा। उसने कहा मैं भी यही सोचता हूँ, आखिर ऐसा कब तक है। हम दोनों सहमत हो चुके थे इस क्षण तक। सहमति के इस दुर्लभ क्षण को मैं बिगड़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए इससे पहले कि वो किसी बात पर असहमत हो उठे, मैं चल दिया। वो भी मुड़ा, मगर वो इस बार उंगलियों के कटाव नहीं गिन रहा था।